मॉर्निंग। बैठिए। बैठिए बैठिए। हाँ जी, क्या था होमवर्क, क्या था? एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 में कुछ दिया था ना, और एक्सरसाइज 3 में भी। बोलिए, डाउट्स बोलिए। ट्वेंटी थ्री से दिया था ना? अच्छा, 28 पहले से बाकी था या नहीं? हाँ, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, बट इसमें इलेक्ट्रोड किसके हैं? कॉपर के। अभी बताऊंगा। हमने केस 1 डिस्कस किया, केस 2 डिस्कस किया, बट क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो केस 3 का है। अभी आएगा, थोड़ा वेट करो, होल्ड करो। 28 को आगे बढ़ते हैं। 31 का डेली। लिथियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं। एनोड पर कौन होगा? क्लोरीन। और कैथोड पर हाइड्रोजन। हाँ या ना? तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। जैसे NaCl होता है वैसे ही LiCl वाला भी केस है, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। क्या लिखा हुआ डेली ऑप्शन? एज द करंट फ्लोज pH ऑफ द सॉल्यूशन अराउंड द कैथोड डिक्रीजेस, यानी OH आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन यानी pH बढ़ेगी। तो आंसर सही है या गलत है? वो उसका कोई मतलब, अराउंड द कैथोड वर्ड या अराउंड द एनोड, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो पूरा ही होता है ना? नेक्स्ट, जल्दी। कौन सा? 38। फ्यूज्ड सॉल्ट मतलब मोल्टन NaCl. The weight deposited on an electron will not depend on, obviously, टेम्परेचर पर कोई डिपेंड नहीं, टेम्परेचर से कोई कनेक्शन नहीं है। करंट पे डिपेंड करेगा, टाइम पर डिपेंड करेगा, उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z कितना है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, करंट थोड़ी चेंज हो रही, टेम्परेचर चेंज हो रहा मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। करंट तो जितनी बाहर से पास करूंगा उतनी जाएगी, उससे थोड़ी। करंट तो मैं बाहर से सोर्स से ज्यादा करंट पे हो जाएगी क्या? करंट तो उतनी रहेगी ना, चार्ज तो, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही पास होंगे। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में कौन सा डाउट है क्या? हाँ, 24 से बोलो। 34। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। अब वो भी बता दूंगा। लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एक तो कॉपर डिपॉजिट होगा, और दूसरा सल्फेट और OH आयन में से OH आयन, यानी वाटर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक। सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा। इक्विवेलेंट्स तो सबके बराबर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 में कितना चार्ज है? 0.01 फेराडे, यानी 0.01 इक्विवेलेंट्स। इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे?
ऑक्सीजन के इतने इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, कॉपर के, और इतने ही इक्विवेलेंट्स किसके होंगे, H+। मोल्स सबके अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे मोल्स, क्योंकि सबका, इसका n फैक्टर है 4 तो इसके मोल्स है, इसका n फैक्टर है 2 तो इसके मोल्स हो जाएंगे। जल्दी आओ यार, पहले ही लेट है फिर तुम और लेट करो। और इसका n फैक्टर कितना है 1 तो इसके इक्विवेलेंट्स यानी जितने हैं उतने ही मोल्स। सबके मोल्स पता चल गए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में से तो एक तो कॉपर आयन बाहर निकल गया तो इसके कारण लॉस होगा, और क्या बाहर निकल रही है, यानी इन दोनों का जो वेट है उसके बराबर लॉस होगा, मास कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए किससे मल्टीप्लाई करें 32, कॉपर के लिए लगभग 64 तो ये आ जाता है 0.08, ये आ जाता है 32 तो ये 0.32, तो टोटल लॉस कितने का हो गया 0.4 ग्राम का, यानी 10 ग्राम में से 0.4 ग्राम का लॉस, यानी कितना बचा 9.6 ग्राम। एक और क्वेश्चन क्या है, पीएच बतानी है इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड या एल्कली, तो वो तो आ ही गया। वॉल्यूम दे रखा क्या, नहीं दे रखा, चलो अगर वॉल्यूम दे रखा होता मोल्स पता चल गए, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते तो ये किसकी कंसंट्रेशन आ जाती है H+ की, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं पीएच। समझ में आई बात, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं जेई मेंस में, और किस्मत है जेई एडवांस में भी इसी तरह से आ जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। जेई एडवांस में भी आ जाए, हो सकता है वहां थोड़ी एक दो स्टेप और इधर उधर कोई दे देगा तो अलग बात है, बट जेई मेंस में तो यही आने वाले हैं, ऐसे ही आएंगे। लाइन से आप देख सकते हो क्वेश्चन, कभी NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, कभी कॉपर सल्फेट का कर दो, कभी CuCl2 का कर दो। आपको केवल इतना सा देखना है कहाँ कौन सी रिएक्शन हो रही है, इक्विवेलेंट सबके बराबर कर। नेक्स्ट, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन तो C6H5NO2, C6H5, या तो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो या फिर देखा जाए तो ये +3 से नाइट्रोजन -3 में है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहां पर। n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, ये +3 कैसे आया, इस फिनाइल रिंग को पूरा एक काउंट करो, बट नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस फिनाइल रिंग से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेगा, एक ही बॉन्ड सेट है, लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा 4, एक आया 4 गए तो +3, यहाँ पर यहाँ से भी आएंगे यहाँ से भी आएंगे तो -3, ऐसे नहीं निकल पा रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो H2O से H+ आयन से, और फिर किसको बैलेंस कर दो चार्ज, हो जाएगा क्या, या कोई डाउट। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड ये भी पूछा गया 31 में, तो Q × V क्या होता है, या I × T × V, यही होता है एनर्जी, या NFE बोल दो, ΔG, डिपेंड करता है क्या पता है उसके अकॉर्डिंग निकाल। सेल और बैटरी के लिए ज्यादातर ये Q × V या I × T × नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, छोटी सी एक बात है जो आपको समझनी पड़ती है, वो बहुत बेसिक सी चीज है कि कितना कैडमियम डिपॉजिट करना है। हमें कैडमियम और मरकरी का अलॉय बनाना है,
और जिसकी कंडीशन ये है कि इसमें कैडमियम कितना परसेंट होना चाहिए, 12। तो कैडमियम का कैटायन है, ये कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा, तो ऑलरेडी कैथोड किसका बना हुआ है, मरकरी का, तो वो 2 ग्राम है। और अब हम चाहते हैं कि अलॉय जो बने उसमें 12% कैडमियम हो, तो आप ये बताओ कि कितने ग्राम कैडमियम आपको डिपॉजिट करना होगा ताकि 12% आ जाए। मरकरी ऑलरेडी कितना है, ये कैथोड किसका है, मरकरी का, तो इतना मरकरी है, और अलॉय जो चाहिए उसमें 12%, तो कितना 12%, 2 ग्राम का। यहाँ गड़बड़ होती, जनता कहते हैं 2 ग्राम, तो 12%, यानी 1 ग्राम का 12% 0.12, तो 2 ग्राम का 12% 0.24, गलत हो गया, क्योंकि 2 ग्राम तो केवल मरकरी है, अलॉय का 12% कैडमियम होना चाहिए। तो अगर इसका x ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तब अलॉय का मास जो है वो, और इसका 12% कैडमियम होना चाहिए, यानी x जो है वो इसका 12% होना चाहिए। समझ में आ गई बात, इनटू पहले x की वैल्यू निकालो, यानी मास आ गया कैडमियम का, फिर उसके क्या निकालोगे, मोल्स, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n फैक्टर से, कितना 2, कैडमियम +2 से 0, तो कैडमियम के क्या आ गए, इक्विवेलेंट्स, उतने ही इक्विवेलेंट्स क्या चाहिए, चार्ज, उतने ही इक्विवेलेंट चार्ज, हाँ या ना। नेक्स्ट, डन, और कुछ बचा, पूछना कुछ, फिर से कहूंगा बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ढंग से करोगे समझ में भी आएंगे, होने भी लगेंगे, मतलब ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत आसान है। तो लास्ट क्लास में भी हमने अलग अलग आयन के केस में किया था, उसी में एक छोटा सा पार्ट हो रहा था, केस 3, इफ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है और आपने उसमें कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और इसमें ये इलेक्ट्रोड्स भी कॉपर के ही है। अभी तक तो हम यूं मान के चलो हमेशा इलेक्ट्रोड किसके लेते थे, प्लेटिनम के, जो कि इनर्ट नेचर के होते थे, यानी ना तो उसका रिडक्शन ना उसका ऑक्सीडेशन, लेकिन यहां पर अब हम जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं वो कॉपर के हैं। अब ऐसा कब करते हैं, देखो पहली चीज तो यहाँ पे बता दो, अब आपने कॉपर के इलेक्ट्रोड्स लिए तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिएक्शंस के ऑप्शंस बढ़ गए, मेनली कहां पर, एनोड पर, कैथोड पे तो नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन में देखा जाए तो कॉपर +2 आयन है, OH आयन है, सल्फेट आयन है, और H+। तो कैथोड पर तो अभी भी कॉपर +2 और H+, ये कैथोड पर जाएंगे और वहां रिडक्शन होगा। लेकिन एनोड पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है, या तो OH आयन का, या फिर सल्फेट आयन का, H2, कल एक क्वेश्चन भी दिया था वैसे मैंने, याद है, नाइट्रेट आयन का क्या बनता है, पहले इस पर आता हूं। और तीसरा ऑप्शन यहां पर, कॉपर का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये तीनों ही ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। एनोड पर बात कर रहा हूं, कैथोड पर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि रिडक्शन तो अभी भी इन दोनों का ही हो सकता है। तो जहां पहले एनोड पर आप केवल एनाइंस में कंपैरिजन कर रहे थे, अब वहां पर एक कॉपर भी आ गया, यानी अब आपको ये भी देखना होगा कि इन तीनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है।
अगर देखो डेटा दे रखा है तब तो 2 क्या 5 10 कितने भी हों कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल तो वही है, चाहे 2 आयन हो, चाहे 10 आयन हो, चाहे 20 आयन हो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो पहले होगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर हमें डेटा नहीं गिवन है तो क्या करें। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर डेटा नहीं गिवन है तो क्या करना है। तो देखिए ये जो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है ना, ये तभी हम यूज करते हैं जब या तो प्रोसेस हो रहा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का, या फिर प्रोसेस जो हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, यूं जनरली निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, कोटिंग जिसे बोलते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिस पर आपको कोटिंग करनी होती है, यहाँ निकल का इलेक्ट्रोड और निकल का ही सॉल्यूशन। तो निकल यहाँ से डिसॉल्व होता है और जितना डिसॉल्व होता है उतने ही यहाँ वापस डिपॉजिट हो। तो इसकी सरफेस पर निकल की कोटिंग हो जाती है, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। निकल ही डिसॉल्व होगा, निकल ही डिपॉजिट होगा, बाकी किसी आयन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज। इनफैक्ट निकल की कंसंट्रेशन में भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जितना डिसॉल्व हुआ, जितने इक्विवेलेंट डिसॉल्व होगा उतने इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी सॉल्यूशन में किसी भी आयन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में भी क्या होता है आपको पता है, ये इम्प्योर कैथोड इम्प्योर एनोड होता है और ये प्योर कैथोड होता है। यहाँ से कॉपर +2 ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में आते हैं और सॉल्यूशन में से वापस वो यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाता है। हाँ, जो एनोड मड होता है, सुना हुआ है वर्ड, यानी जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो धीरे धीरे यहाँ नीचे इकट्ठी होती है। यानी एनोड में जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो गिरती जाती है नीचे और वो इकट्ठी होती जाती है। तो अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो या इलेक्ट्रो प्लेटिंग हो, जो मेटल है उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का, यानी कौन सी रिएक्शन होगी, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन और कॉपर का ही वापस रिडक्शन होगा, ये कह सकते हो। समझ में आ रही मेरी बात। तो इक्विवेलेंट्स बराबर करने हैं, सीधा सीधा इक्विवेलेंट्स ऑफ चार्ज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर। यानी कह सकते हो सेम मेटल आयन oxidizes and reduces at anode and cathode respectively। ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर अभी आप पूछ रहे थे वहां ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कॉपर सल्फेट के साथ इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो रिएक्शन कॉपर डिसॉल्व तो होगा नहीं, सॉरी कॉपर डिपॉजिट तो होगा, लेकिन ऑक्सीडाइज जो है वो OH आयन का हो रहा था। याद आ रहा है कुछ, कॉपर सल्फेट का लास्ट क्लास में लिखी थी रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो कॉपर सल्फेट के केस में कॉपर तो डिपॉजिट होगा, लेकिन वो कहां से डिपॉजिट होगा, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कहीं से कॉपर आयन नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH आयन का। OH आयन से क्या बनेगी, O2। बट यही इनर्ट इलेक्ट्रोड के बजाय अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स है तो कॉपर ही डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर ही डिपॉजिट। एनोड मड के केस में यहां वेट लॉस ज्यादा होगा, यहाँ गेन। क्यों, क्योंकि हाँ कॉपर जितना ऑक्सीडाइज हो रहा है उतना डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन कॉपर के अलावा और यहाँ पर क्या गिर रहा है, तो यहाँ का लॉस ज्यादा, यहाँ का गेन कम। लिख लो। बोलिए। डेटा दे रखा तो फिर बात ही खत्म, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा वो पहले होगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिडक्शन हो रहा है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। एक मिनट।
जो भी हो, डिपेंड करता है। इम्प्योर एनोड और कैथोड होगा तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बोल दो, अगर ये भी प्योर है ये भी प्योर है तो फिर लिख लिया। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सेल्स एंड बैटरीज। ये मॉड्यूल खोल दो 3.4, यहाँ पर डायग्राम्स बने हुए मॉड्यूल में 3.4। मिला? डायग्राम्स बने हुए सेल्स और बैटरीज के। पहली चीज तो सेल्स और बैटरीज में क्या डिफरेंस होता है, एक से ज्यादा सेल्स अगर कनेक्टेड हैं उन्हें बैटरीज बोलते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में हमारी इच्छा हो जो बोल देते हैं, बट ये बेसिक डिफरेंस है सेल्स और बैटरी। एक सिंगल सेल तो सेल, बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दो तो वो बन जाती है बैटरी। हमारे सिलेबस में दो तो प्राइमरी सेल है, दो सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है बताइए? सेकेंडरी को आप रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्जेबल जो भी होते हैं वो सब सेकेंडरी। इनको फिर से रिचार्ज यानी नॉन रिचार्जेबल, एक बार यूज कर लो खत्म, फिर से आप उनको यूज नहीं कर। हाँ, तो आप सबको पता है डेली लाइफ में हम रिचार्जेबल भी यूज करते हैं और नॉन रिचार्जेबल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो दो प्राइमरी हमारे सिलेबस में है, दो सेकेंडरी भी सिलेबस में। पहले प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, तो पहले इसमें आता है प्राइमरी में, एक आता है ड्राई सेल जिसका और क्या नाम है, लेक्लांसे सेल। प्राइमरी सेल या लेक्लांसे सेल, जो कि हम टॉर्च में, या पेंसिल सेल जिसे हम बोलते हैं। डायग्राम सिलेंड्रिकल शेल का शेप का कुछ होता ही है, इस तरह से कुछ आउटर बॉडी होती है उसकी, जो कि किसकी बनी होती है, जिंक की। याद करते जाओ अभी, ऐसा नहीं बाद में याद करना। आउटर बॉडी किसकी बनी हुई है, जिंक की। सेंटर पर क्या होता है, यहाँ पर एक कैथोड होता है, किसका बना होता है ये, ग्रेफाइट का। राइट, ये ग्रेफाइट का इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, यानी इसका ना तो कोई ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन, लेकिन हाँ जिंक का होता है। इन दोनों के बीच में एक सॉलिड पेस्ट भरा होता है, जिसमें मेनली जो काम के सब्सटेंस है जो रिएक्ट करते हैं वो MnO2 और NH4Cl। बाकी ठीक है, और कार्बन और ये होता है, बट रिएक्शन जो होती है वो MnO2 और NH4Cl की। क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Zn+2 में, यानी एक तरह से ये तो क्या हो गया आपका एनोड, जिस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। कैथोड पर रिएक्शन क्या होती, पहले ये जो NH4+ आयन है ये एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाता है NH3 प्लस हाफ H2, यानी हाइड्रोजन का +1 से 0 रिडक्शन हो गया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन यहाँ से प्रोड्यूस होती है ये MnO2 के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाती है MnOOH। अलग अलग जगह कहीं Mn2O3 भी लिखा होता है, बट एनसीईआरटी में MnOOH लिखा हुआ है, इसीलिए मैं वो लिख रहा हूँ, बैलेंस्ड आई थिंक। और स्पेशली यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन पहले रिड्यूस हुई थी +1 से 0, हाइड्रोजन वापस 0 से +1 में चली गई, और रिडक्शन किसका हो गया, Mn का। लेकिन कहाँ से का Mn, कहाँ से कहाँ जा रहा है, +4 से
+2 में नहीं जा रहा है, +3 में जा रहा है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप चाहो तो इन दोनों को, तो ये हाइड्रोजन वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो। और सबसे ज्यादा जरूरी जो आपको यहाँ याद रखना है कि देखा जाए तो किसका रिडक्शन हो रहा है फाइनली, Mn का। और Mn कहां से कहां, +4 से +3, +4 से +3। और ये जो अमोनिया यहां से प्रोड्यूस हुई है, ये अमोनिया, ये जिंक आयन और NH4+ से जो Cl आयन आए हैं, अमोनिया, जिंक और Cl आयन, ये सारे कंबाइन होकर Zn+2 4NH3 प्लस ट्वाइस Cl-, ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, NH3 होल 4 Cl2। देखो इसका फायदा क्या है कॉम्प्लेक्स बनाने का, कि हम चाहते हैं कि सेल में कोई भी जो प्रोडक्ट बने वो सेल को, यानी क्योंकि कोई ना कोई सेल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में यूज कर रहे हैं, तो सेल के अंदर से बाहर कुछ भी नहीं आना चाहिए। जैसे अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये बाहर निकलेगी तो हो सकता है उसका कुछ इम्पैक्ट है। तो इसीलिए जो भी फाइनल प्रोडक्ट है देखा जाए तो ये भी सॉलिड बनता है, ये सॉलिड है, पीपीटी बोल दो या सॉलिड बोल दो, इनफैक्ट ये भी सॉलिड होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट एक तो ये है और एक फाइनल प्रोडक्ट ये है, खत्म। अगर मान लो कहीं से कोई लिक्विड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हो सकता है कि आपके इक्विपमेंट को ही डिस्ट्रॉय करते, खराब, डैमेज करते, तो ये वहां प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये जस्ट जनरल इंफॉर्मेशन में दे रहा हूं, मेनली आपको याद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट ये है, जिंक का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn+4 से +3। एक सिंगल सेल का जो यहाँ सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 1.5 वोल्ट, एक सिंगल सेल का। और एक अच्छी बात क्या है, इस सेल में आप केवल सॉलिड सब्सटेंस यूज कर रहे हो, और सॉलिड सब्सटेंस के लिए याद करो मैंने कहा था इनका जो एक्टिव मास होता है वो फिक्स होता है। आयंस जो होता है ना, उनकी कंसंट्रेशन चेंज होने के कारण उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है। नस्ट इक्वेशन में आयंस आएंगे तो उनकी कंसंट्रेशन चेंज होने पर सेल पोटेंशियल चेंज होते हैं। बट यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि कोई आयन नहीं है, मतलब सॉल्यूशन में कोई आयन नहीं है, तो एक्टिव कोई भी नहीं है, मतलब स्पीसीज जो है जिनका एक्टिव मास कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे सेल डिस्चार्ज होगा बट सेल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। बाकी अगर कोई आयन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, ज्यादा हो रही, तो उससे वो सेल पोटेंशियल को भी थोड़ा बहुत चेंज करता है, वैसे ज्यादा नहीं करता। क्यों ज्यादा नहीं करता, कि वो लॉग के अंदर टर्म आती है, तो वैसे 10 टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज होने पर लॉग की वैल्यू में तो 1 का फिर वो और किससे मल्टीप्लाई होता है 0.06, तो वो इफेक्ट बहुत कम आता है, बट थोड़ा बहुत तो आता है। तो हाँ, ये ड्राई सेल जो है इसका सेल पोटेंशियल जो है वो फिक्स रहेगा। लिख लो ये जो लिखा हुआ है, और लिख क्या लो, याद कर लो, ये नहीं कि बाद में याद करना है, राइट नाउ यू बिना देखे लिखो। एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, देखो पूरी रिएक्शन याद हो या ना हो, सीधा सा ये पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट सही सही पता होनी चाहिए।
सेकंड सेल आता है मर्करी सेल, या जिसे बटन सेल भी बोला जाता है, जो कि हम वॉच में यूज करते हैं, छोटे वाले चिपटे वाले। मर्करी सेल या बटन सेल, इसका डायग्राम नहीं दे रखा है यहाँ पर, एनसीईआरटी में दे रखा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हर जगह देखो दो चीज होगी, एक जगह ऑक्सीडेशन और एक जगह रिडक्शन। जल्दी से लिखिए। मर्करी सेल में क्या होता है, डिस्क शेप का होता है ना। तो यूं कहते हो कि एक सर्कुलर डिस्क जो होती है, एनोड यानी जिंक अमलगम, एक और सर्कुलर डिस्क होती है जिसमें HgO का कैथोड होता है, और दोनों के बीच में एक SPM लगा दी जाती है, परफोरेटेड शीट, जो जिसके थ्रू थोड़े बहुत आयंस क्या कर मूव कर सकते हैं। तो एक एंड हो गया ऑक्सीडे एनोड और दूसरा हो गया कैथोड। एनोड पर क्या होगा, वही जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक अमलगम है इसीलिए ऐसे लिख रहे हैं। ये ZnO में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज होके। आप चाहो तो इसे ऐसे बैलेंस कर सकते हो। बेसिक मीडियम है इसीलिए किस में बैलेंस कर दिया हमने, OH आयन में। मेन चीज जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन 0 से +2। रिडक्शन किसका होगा, +H2O कन्वर्टिंग इनटू मर्करी +2 +2 से 0। रिएक्शन बस पता होनी चाहिए। इसके एक सेल का सेल पोटेंशियल जो होता है वो नियरली 1.35 वोल्ट। और अगेन अच्छी बात क्या, इसका भी सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एक्टिव स्पीसी इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव स्पीसी मतलब कोई सॉल्यूशन में आयन नहीं है, सारे क्या है, सॉलिड्स, इसीलिए इसका सेल पोटेंशियल भी कांस्टेंट है। खत्म। थर्ड पार्ट पर आ रहे हैं। सॉल्यूशन में नहीं होता ना ये सब, एक्वस सा नहीं है, ये कोई एक्वस स्पीसी नहीं है। कंसंट्रेशन पिक्चर में तब आती जब आप किसकी बात कर रहे हो, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं है तो वहां पर आयंस की कंसंट्रेशन का कोई मतलब ही नहीं। जैसे सॉलिड पेस्ट है, उसमें मैंने थोड़ा KOH डाल दिया तो वो भी क्या हो गया, बेसिक हो गया, बट वहां कोई आयन मतलब सॉल्यूशन में नहीं है। सॉल्यूशन में आयंस होता है तो उसके कारण इफेक्ट पड़ता है। समझ में आई बात। देन अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेल्स पर, और सेकेंडरी सेल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कौन सा सेल। अगर क्वेश्चन आते हैं तो सबसे ज्यादा चांसेस इसी पर होंगे, लेड स्टोरेज बैटरीज, जो कि हम इन्वर्टर्स में यूज करते हैं, कार में यूज करते हैं, मोबाइल में लेड स्टोरेज यूज नहीं करते हैं, लिथियम आयन बैटरीज यूज करते हैं। बट तरीका दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही होता है, चाहे वो लिथियम आयन हो चाहे लेड स्टोरेज बैटरीज हो। इनमें क्या होता है, लेड स्टोरेज सेल की मैं बात करूं तो इसमें ऐसी प्लेट्स होती है, ये मान लीजिए एक पेयर ऑफ प्लेट है, जिसमें एक प्लेट जो होती है वो तो लेड की होती है, और दूसरी जो प्लेट होती है वो होती है PbO2 की, लेड की PbO2 की। ये एक सेल बन गया। ऐसे बहुत सारे सेल्स को आप कनेक्ट कर दो सीरीज में तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी। तो जो मार्केट में होता है किसी में 3 किसी में 6 इस तरह के सेल्स कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह का डायग्राम जो है वो बुक मॉड्यूल में भी बना हुआ है। तो वहां एक नहीं बहुत सारे सेल्स हैं, और इस पूरी प्लेट को डिप कर दिया जाता है, पूरी की पूरी प्लेट को डिप कर दिया जाता है किसमें, H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में। यस हाँ, यहाँ एक्वस सॉल्यूशन है। अब ये जो PbSO4 होता है ना, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, यानी इसका क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट।
अब यहाँ रिएक्शन क्या होगी उसकी बात करते हैं, बट सिंस कोई भी सेकेंडरी सेल है तो वहां दो प्रोसेस होते हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग मतलब जब सेल आपको करंट दे रहा है तो खुद क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, यानी तब वो एक गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रहा है। सेल डिस्चार्ज हो रहा है मतलब गैल्वेनिक सेल। जब आप इसे वापस चार्ज करते हो मतलब आप इसको करंट दे रहे हो, तो आप जब चार्जिंग कर रहे हो तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। तो पहले यानी मेनली बात करते हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या रिएक्शंस होगी उसकी बात करते हैं। तो करंट मिलनी चाहिए हमें। क्या होता है यहाँ पर लेड वाली प्लेट पर ही जो ये लेड होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है +2 में। लेकिन जैसे ही ये लेड +2 सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, तो सॉल्यूशन में तो सल्फेट आयन है, PbSO4 एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो PbSO4 का क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट। यानी ओवरऑल रिएक्शन जो यहाँ पर होती है Pb सॉलिड, ये तो कैंसिल आउट हो गया, सल्फेट आयन कन्वर्टिंग इनटू PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन, यानी वही मेटल मेटल स्पेरिंगली वाला केस हो गया। ये उसी को बिलोंग कर रहा है, याद है कुछ, केस 4। और सेल को रिचार्ज करने की एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि ये जो प्रेसिपिटेट यहां बन रहा है ये नीचे नहीं गिरना चाहिए, ये इसी प्लेट पर ही डिपॉजिट होना चाहिए। इसीलिए आपने कभी कभी है ना बैटरीज पर वर्ड सुना होगा, स्पॉन्जी लेड। स्पॉन्जी मतलब ये परफोरेटेड टाइप होता है, ताकि अभी कभी प्रेसिपिटेट गिर भी रहा है तो अंदर का अंदर ही वापस नीचे ना गिरे। देखा होगा कभी आप मार्केट में, या बैटरीज जो होती है ना स्पॉन्जी लेड, ये वर्ड यूज होता है वहां पर। तो कुल मिला के चेंज क्या हुआ यहाँ पर, धीरे धीरे लेड का मास कम होगा लेकिन इस प्लेट का मास कम नहीं होगा, क्योंकि इस पर किसका डिपोजिशन हो रहा है, PbSO4। हाँ, उसके लिए सल्फेट आयन कहां से आ रहा है, सॉल्यूशन में से, तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। ये कहां पर रिएक्शन हुई, एनोड पर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या होगा, PbO2 जो कि +4 में है, कन्वर्ट हो जाता है Pb +2 में, ओवरऑल बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस H2O प्लस 4H प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, +4 से +2। लेकिन सेम स्टोरी यहाँ पर भी रिपीट होगी, जैसे ये Pb +2 सॉल्यूशन में जाएगा PbSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यानी ओवरऑल रिएक्शन PbO2 प्लस 4H प्लस सल्फेट आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू यानी धीरे धीरे दोनों प्लेट्स पर किसका डिपोजिशन स्टार्ट होता जाएगा, PbSO4। क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे और भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, खासकर जेई मेंस में, क्योंकि उनको इतने सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखोगे, दोनों को ऐड कर दो, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड 4H प्लस ट्वाइस सल्फेट आयन। चाहो तो कंबाइन करके इसको क्या लिख सकते हो आप, H2SO4। ये मिलके क्या बना रहे हैं, PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस H2। यानी देखा जाए तो ओवरऑल कहाँ क्या चेंज हो रहा है वो पता होना चाहिए। लेड वाली प्लेट से लेड ऑक्सीडाइज होकर PbSO4 में जा रहा है, PbO2 वाली प्लेट से भी PbO2 रिड्यूस होकर PbSO4 में जा रहा है। सॉल्यूशन में क्या चेंज हो रहा है, तो देखा जाए तो सॉल्यूशन में से H2SO4 कंज्यूम हो रहा है और उसकी जगह क्या आ रहा है, पानी। यानी धीरे धीरे ये सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन कुछ 38% रखी जाती है। नॉर्मली हम कहते हैं जब ये अराउंड 20% आ जाता है तो हमें इसको वापस से रिचार्ज कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से सेल पोटेंशियल भी चेंज होता है। अब वो इस रेंज में क्यों रखनी चाहिए ये हमें नहीं पता, वो जो भी कारण होगा, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, हो सकता है बहुत ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन ले लो तो कंटेनर से ही रिएक्ट करने लग जाए, तो ये क्या कारण है वो हमें नहीं पता, बट इस रेंज में इसको मेंटेन किया जाए। हाँ, अब क्या होगा जब 20% कंसंट्रेशन आ गई, इस पे भी PbSO4 इस पे भी PbSO4, अब हम इसमें बाहर से करंट पास करते हैं तो एक प्लेट पर लेड वापस रिड्यूस हो जाता है +2 से 0 में, और दूसरे वाली प्लेट पर +2 से +4 में। यानी यूं देखा जाए तो यही रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाती है, यही उल्टा PbSO4 से PbO2, PbSO4 से Pb। बट उसके लिए जरूरी है कि वो PbSO4 उसी पर डिपोजिट हो, नीचे गिर गया खत्म हो।
क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं बता देता हूँ। रिएक्शन एनोड पर, कैथोड पर, ओवरऑल, तीन तो ये चीज है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो ये है, इसमें 1 मोल लेड कंज्यूम हो रहा है, 1 मोल PbO2 कंज्यूम हो रहा है H2SO4 के, 2 मोल H2SO4 एनोड पर और कैथोड दो टुकड़े। बट इतने मोल के साथ इलेक्ट्रॉन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो इस रिएक्शन में भी दो, इसमें भी दो, यानी इसके 1 मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 1 मोल के साथ, और इसके 4 नहीं है, 2 मोल H2SO4 कंज्यूम होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी 2, यानी 1 मोल H2SO4 कंज्यूम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये आ जाता है 1 मोल H2SO4 कंज्यूम हो गया, बताओ कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ होगा? 1 फेराडे। 1 मोल H2SO4 1 फेराडे। बहुतों को लगता है H2 है तो 2 होंगे। 1 मोल H2SO4 1 फेराडे, 2 मोल H2SO4 कंज्यूम होगा 2 फेराडे, 3 मोल H2SO4 कंज्यूम होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल, 1 मोल के साथ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। बात कुछ समझ में आ रही? क्या बोला मैंने? क्वेश्चन बता रहा हूं, उसके अलावा यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। जो मैंने बोला है वही क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 मोल यानी, या यूं कह दो मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड या जो फ्लो कर रहे हैं वो कैसे, दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। H2SO4 लिख लो, ये जल्दी से फटाफट सारी रिएक्शन से लिखो, बोलिए। हाँ नहीं, सॉलिड ही है, ये भी सॉलिड। सुना ही नहीं है, नीचे नहीं गिरना चाहिए। स्पॉन्ज क्या होता है पता है? बस उसी को थोड़ा सा रिलेट करो। बहुत सारे पोर्स होते हैं, ताकि कोई अंदर से कोई ऑक्सीडाइज होके Pb+2 में कन्वर्ट हुआ अंदर की तरफ, सॉल्यूशन तो अंदर भी है पोर्स के कारण। जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा या तो चिपक जाएगा या नीचे भी गिरेगा तो अंदर ही अंदर रहेगा, फंस जाएगा उसके अंदर।
स्पॉन्जी लेड यूज करने से क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया जो है वो लेड का इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो उसके अंदर भी प्रेसिपिटेट बन रहा है, और जो प्रेसिपिटेट अंदर बनेगा वो नीचे तो नहीं गिरेगा, तो वो फायदा मिल जाए। और इसके एक सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो होता है 2 वोल्ट के आसपास। इसीलिए मार्केट में जब आप ये बैटरीज खरीदने जाते हो ना, इन्वर्टर वाली, और ये 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 के मल्टीपल में ही मिलती है, और अच्छा खासा यूज है। आज भी आप जो जितनी भी कार्स है, जितनी भी इन्वर्टर बैटरीज है, सब में क्या यूज होता है? लेड यूज होता है। रिचार्जेबल बैटरी सारी किसकी बनती है? लेड। हाँ, लेकिन कह सकते हैं सर मोबाइल में तो ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है? सबसे बड़े वेट। एक, आप सोचो कि आपको अगर 1 मोल चार्ज चाहिए, 1 मोल चार्ज, या 2 मोल मान लेते हैं एक बार, इसके 2 मोल चार्ज के लिए इसका 1 मोल, और इसका मास होता है कुछ 206 के आसपास, इतने ग्राम, तो ये हो गया। ये 206 से और 32 ऐड कर दो, 238 ग्राम, और प्लस और सॉल्यूशन का मास, यानी 2 मोल चार्ज के लिए, 2 फेराडे चार्ज के लिए 450 ग्राम, तो यही हो गया। सॉल्यूशन का मास और होगा, मोबाइल के वेट से ज्यादा हो गया। यही इसकी जगह आप लिथियम यूज करते हो, तो अगर आप 2 मोल लिथियम, लिथियम का एटॉमिक वेट होता है 7, यानी 2 मोल का 14 ग्राम, उसका ऑक्साइड ले लो तो कुछ 30 ग्राम, यानी टोटल 60-70 ग्राम में सारा काम हो जाता है। वही लेड यूज करने पर हो। हाँ, बट वही वाली बात है, लिथियम कॉस्टली है, लेड उतना कॉस्टली नहीं है। तो इसीलिए जहां कॉस्ट फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जहां जगह का कोई इश्यू नहीं है, जहां वेट का कोई इश्यू नहीं है, वहां हम लेड यूज करते हैं। जहां स्पेस कंस्ट्रेंट है, वेट का कंडीशन है, तो वहां फिर लिथियम। राइट, चलिए। एंड देन लास्ट वन, इसी में एक और कैटेगरी आ जाती है, निकल कैडमियम सेल। खैर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसकी थोड़ी सी रिएक्शंस याद कर लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ये लेड स्टोरेज बैटरीज है। क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी मेरा मानना है कि अभी इतने नहीं आते हैं, क्योंकि जेई मेंस का जो ट्रेंड देखा जाए तो उससे लगता है कि हर पेपर में, हर मतलब हर एक सेशन में एक क्वेश्चन तो इससे आना ही चाहिए, या 2 भी आ सकते हैं, बट कभी आता है कभी नहीं आता। देन लास्ट वन, निकल कैडमियम, NiCad लिखा जाता है, निकल कैडमियम। इसका डायग्राम दे रखा है, मेरे हिसाब से दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सिलेंड्रिकल लेयर्स होती है, जैसे होता ना ये सेल जो सिलेंड्रिकल, एक लेयर निकल की, एक कैडमियम की, फिर निकल की, फिर कैडमियम की। ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें, सीधा सीधा कह तो यहाँ पर कैडमियम का तो होता है ऑक्सीडेशन, यानी कैडमियम 0 से +2, और निकल का जो होता है वो होता है रिडक्शन, निकल +3 से +2 में। बस इतना सा याद रखो, रिएक्शन लिखी हुई होगी यहाँ पर शायद, लिखी हुई है। कंपाउंड याद करो तो ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऑक्सीडेशन। आई थिंक जो दे रखा है वो कुछ ऐसा, निकल OH +3 से निकल किस में जा रहा है, और कैडमियम +2 को भी आप चाहो तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड की टर्म में लिख सकते हो। तो निकल +3 से 0 में नहीं, निकल +3 से +2 में जा रहा है। आवाज नहीं आई? थोड़ा बहुत वेरी करेगा, एग्जैक्टली तो नहीं रहेगा। यानी इसके लिए कहना है कि इसका सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो वो सही नहीं, बट ड्राई सेल का रहेगा, यस रहेगा। मरकरी सेल का रहेगा, यस रहेगा। ठीक है। देन इसी में एक सेल और आता है, ये 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी तो हो गए।
दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी सेल तो हो गए, एक और सेल हम यूज करते हैं फ्यूल सेल। ये क्या होता है, इसका पहले थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यूं कह दो ये एक बहुत बड़ा चेम्बर बोल दो, या एक रूम भी इमेजिन कर सकते हैं। कैसे वो बताता हूं। ये दो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड ही बोल सकते हो। यानी इमेजिन इसको ऐसे करो कि ये तो एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है इस रूम का, बीच में से ये सोचो कि आपकी जो राइट हैंड साइड की वॉल है और आपके जो लेफ्ट हैंड साइड की वॉल है वो पूरे ग्रेफाइट के दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इस रूम में क्या भरा हुआ, पूरा पानी। और इस इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड बाहर से एक तरफ से ऑक्सीजन आ रही है और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन। तो ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर अब इसके अंदर क्या आ गई, हाइड्रोजन, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन। अपने आप यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, ट्वाइस H प्लस। ये H प्लस आयन यहाँ आ जाते हैं और इस एंड पर ये ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए ट्वाइस H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 4। ये एक तरह से जस्ट रिवर्स रिएक्शन हो गई। अभी हम लिखेंगे, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, H प्लस से H2 और OH आयन से O2, यहाँ उसका जस्ट उल्टा। ओवरऑल रिएक्शन के लिए दोनों को क्या कर दो, ऐड। तो इसको पहले 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि H प्लस आयन ये दो। तो ये 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गिविंग 4H प्लस प्लस 4OH। और ये जो H प्लस आयन यहाँ से आते हैं, OH आयन यहाँ से आते हैं, ये कंबाइन होके क्या बना लेते हैं। तो इसकी बजाय यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, 4H2O, 2H2O क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पर, 2H2 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू, यानी एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, जिसे शॉर्ट में आप हाइड्रोजन का कंबशन भी बोल सकते हो। और यही एक तरह से कंबशन होके H2O बन रहा है, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2O से क्या बनता है, H2O। तो ये वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की जस्ट अपोजिट है। हाँ, लेकिन ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिवर्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो। एक एंड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो गया, एनोड, और दूसरे सेल पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या हो गया, जो आप बोलते हो ना हाइड्रोजन पावर्ड बेट कार, जो हाइड्रोजन के फ्यूल से चलती है, वहां पर ये इसी तरह का फ्यूल्स आप यूज करते हो, बैटरीज यूज करते हो, जहां पर हाइड्रोजन से आपको क्या मिल रही है, करंट मिल रही है। हाइड्रोजन से करंट मिल रही है और उससे कार चल रही है, ये आप कह सकते हो। देखो कार, एक तो क्या होता है, डायरेक्ट कार में एक बैटरी लगा लो, जो ईवी व्हीकल्स हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें तो बैटरी होती है डायरेक्ट। एक तरीका क्या है कि बैटरी नहीं, आप ये फ्यूल सेल लगाओ और फिर वहां पर हाइड्रोजन अलग से होती है, हाइड्रोजन का स्टोरेज होता है, उस हाइड्रोजन के स्टोरेज से आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, करंट प्रोड्यूस कर रहे हो। ये भी काफी इफेक्टिव है, क्योंकि जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी किसी न किसी तरह से तो, मतलब वहां पर भी कुछ तो हो रहा है। तो आपने जो बैटरी में चार्ज किया बैटरी को, वहां वहां उसके लिए भी कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हुई। वो एक अलग बात है कि उसको कहीं और से आपने किया हो। तो फ्यूल सेल यानी हाइड्रोजन ड्रिवन सेल जिसे आप कह सकते हो। और अच्छी बात क्या है, ये जो फ्यूल सेल होता है इसमें 70% एफिशिएंसी होती है। मतलब जितनी आप हाइड्रोजन यूज कर रहे हो उसमें से 70% यूज होती है, वेस्टेज मात्र 30%। और नॉर्मली कार में जो अभी हम कंबशन इंजन यूज करते हैं, पेट्रोल और डीजल का जो कंबशन करके हम उसको चलाते हैं, उसकी एफिशिएंसी हार्डली 30% होती है।
70% जो है वो वेस्टेज जाता है। पॉल्यूशन का अलग पॉल्यूशन अलग होता है, वो एक अलग चीज है। और एफिशिएंसी कम है, इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट केवल क्या बन रहा है, H2। हाँ, बट क्वेश्चन ये आता सर फिर कौन इसे रोकता है, इसे क्यों नहीं यूज करते? हाँ, कॉस्टली तो हाई है, बट यूं देखा जाए तो हाइड्रोजन है कहाँ भाई? पेट्रोल डीजल तो अर्थ में से निकाल रहे हैं आराम से, निकाल निकाल के फिल्टर करके यूज कर रहे हैं। अर्थ में से हाइड्रोजन नहीं निकलती। तो अगर आपको हाइड्रोजन चाहिए तो पहले पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन। और आप सोचो कि पहले पानी से हाइड्रोजन और फिर उसी हाइड्रोजन से पानी। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो पहले तो करंट देके इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करो, फिर उसी से वापस करंट प्रोड्यूस करो। नेट तो लॉस में ही जाओगे, क्योंकि आपका कोई भी प्रोसेस हो तो इसकी एफिशिएंसी 100%, यानी जितनी एनर्जी देके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे उतनी एनर्जी तो वापस, उतनी करंट तो यहाँ से प्रोड्यूस नहीं है। तो आप कह सकते हो फिर सर हाइड्रोजन कार का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब तो है, उसका फायदा है कि कहीं दूर जगह पर, एक तो एनवायरमेंटल वाला फैक्टर है, वो एक बड़ा एडवांटेज है। और कहीं पर आप सोलर पैनल लगा के हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर लो, उसमें आपका ज्यादा खर्चा आया नहीं, सोलर एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं। और उस सोलर एनर्जी को यूज करते हुए हाइड्रोजन प्रोड्यूस करो, और वो हाइड्रोजन जो कहीं प्रोड्यूस हो रही है उसको आप शहरों में यूज कर सकते हो, सिटीज में यूज कर सकते हो, तो जिससे वो पोल्यूशन फ्री हो जाए। तो ये फायदा मिलेगा, यानी ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, बट ये जो सोलर एनर्जी है वो तो चल ही रही है, वो मिल ही रही, तो उसमें कोई ऐसी इश्यू नहीं। तो ये फायदा, इसीलिए आजकल क्यों इस तरह की बातें होने लगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी यही करा। तो जो सोलर पैनल्स हम आज की डेट में यूज करने जा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, एक टाइम था नहीं होता, बट हाँ आज की डेट में सोलर एनर्जी का यूज बढ़ता जा रहा है, सोलर पैनल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे 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 जो फॉसिल फ्यूल्स है उन पर हमारी जो रिलायबिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये फायदा एक टाइम आएगा, अभी तो नहीं, बट धीरे धीरे फ्यूचर में। बट उसमें भी बहुत टाइम है भाई। कहीं मैं एक जगह पढ़ रहा था, टोटल बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट हाँ फिर भी 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर अगर इतने सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो फिर उससे इस अर्थ पर जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वो 5 स्क्वायर किलोमीटर सोलर पैनल्स लगाना, फिर उनकी क्लीनिंग करना, वो सारा हेडेक भी है। मेनली प्रॉब्लम क्या होती है कि अच्छी एनर्जी कहाँ आती है, डेजर्ट में। जब डेजर्ट में हवा चलेगी तो वो एक इश्यू रहता है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम रोड्स जो कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, यानी अगर आप यूएस की बात करते हो तो वहां पर कहा जाता है कि 1 लाख किलोमीटर हाईवेज है, 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी। तो कहा जाता है कि यूएस में जितने हाईवेज है, अगर उनके ऊपर सब हाईवेज को सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो यूएस की जितनी एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो जाएगी। फिर ये पेट्रोल डीजल इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ नहीं, सबसे पहले हालत दुबई की खराब होगी। बट इसीलिए दुबई का जो प्रिंस है, या जिसे कहते हो, उसको ये चीज बहुत पहले से पता है, धीरे धीरे ये चीज हो रही, तो उसने अपना पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। पहले वो पूरा पेट्रोल डीजल ड्रिवन इकोनॉमी थी, अब धीरे धीरे उन्होंने टूरिज्म और इधर उसको चेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि धीरे धीरे ये फ्यूल खत्म होंगे, जिनकी इनकी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो वो आज के आगे का, यानी ये चीजें इतनी जल्दी नहीं होने वाली, इसमें 50-60 साल। तुम तो, तुम्हारी जनरेशन शायद, हमारी तो बात ही अलग है। हाँ, तब की कहीं बात तो इसमें आएगी तब है ना। चलिए, तो ये फ्यूल सेल, थोड़ी सी रिएक्शन पता होनी चाहिए। रिएक्शन क्या, क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। टाइम हो गया क्या? थोड़ा तो लेट आया था मैं। तो खैर, एक पार्ट यहाँ आके हमारा कंप्लीट होता है, सेल्स एंड बैटरीज। एनसीईआरटी से पढ़ लो, या ज्यादा अच्छा एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जो भी रिएक्शंस है वो याद कर लेना। तो 2 पार्ट इस चैप्टर के यहाँ आके
कंप्लीट होते हैं गैल्वेनिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। थर्ड पार्ट जो हमारा बचा वो है कंडक्टेंस और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। चलिए वो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क एक तो काम करना, जेई मेंस में 31 क्वेश्चंस है, उसमें से आप कंडक्टेंस वाले छोड़ देना, बाकी आपको सारे करने हैं। और ठीक है, जेई मेंस में से कंडक्टेंस वाले छोड़ के बाकी सारे कर लेना। जेई एडवांस से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, यानी एक्सरसाइज 4 लेवल 2 से। क्वेश्चन नंबर 39, 41, 43, 44, 48। चलिए 5 क्वेश्चन है ना, और बाकी जेई मेंस वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, हो गया टाइम, चलिए।